नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, ये वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावाने। हमारे सबकी जेब में स्मार्टफोन्स तो हैं, लेकिन कई बार आपने ये सोचा होगा ना कि अब क्या, नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्मार्टफोन से ऊपर कौन सी चीज आ सकती है। तो इस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक प्रोडक्ट, जब फोन में जो एआई आता है वो नहीं, एक ऐसा डिवाइस जो प्योरली एआई बेस्ड होगा, इसको बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन इन डिटेल। फिर हमारे सिटीज़ को अगर हम देखें, हमारे शहरों को, तो वैसे तो हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेजेस हैं, राइट, खामियां हैं। लेकिन देर इज़ वन थिंग, अगर इस एक चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या है ये चीज़? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। फिर पोटस जो हैं वो हाथ धोकर हार्वर्ड के पीछे पड़ चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ अ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एंड फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था लेट 80s में, और ऐसा हो सकता था, मीन्स ऐसा मीन्स अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो समझ है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने से पूरी दुनिया जो है वो बच गई। न्यूक्लियर वॉर हो जाता यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो ये जो विषय है, इसमें बात है क्लियर कम्युनिकेशन की, और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ख़ास करके इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद नक्सलिज्म। What are the key factors contributing to the decline of Maoist support among tribal communities? Analyze. एक बहुत बड़ी खबर आई, माओइस्ट का एक टॉप लीडर जो सीपीआईएम है, सीपीआई माओइस्ट, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंड पार्टी है हमारे देश में। और इसका जनरल सेक्रेटरी जिसका नाम है बसावा राजू, तो एक मिलिट्री ऑपरेशन में, या फिर एक आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री का जो एक ऑपरेशन हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन में बसावा राजू जो है उसको हंट डाउन किया गया, उसको मार दिया गया। तो 2010 के बाद ये सबसे बड़ा एक ऐसा लीडर है, माओइस्ट लीडर, नक्सल लीडर, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए सिग्निफिकेंट ब्लो टू द माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया, क्योंकि ये बसावा राजू जो है, ही वॉज द मेन ब्रेन ऑफ दिस नक्सल मूवमेंट। अब लीडर ही चला गया, तो अब बाकी जो फॉलोवर्स हैं उनको होपफुली कंट्रोल करना जो है, या फिर उनको लाइन पर लाना जो है, इट्स गोइंग टू बी बिट ईजी। अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। अब माओइस्ट रिक्रूटमेंट और ट्राइबल सपोर्ट जो है, ये दोनों चीज़ें डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ सालों में। यंगस्टर्स जो हैं वो माओइज्म को, या फिर ये नक्सलवादी जो विचारधारा है उसको, उससे उतने इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, उसको ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं जहाँ पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो अब जो ट्राइबल यूथ हैं और ट्राइबल लोग हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग दिस नक्सलवाद। अभी तक ऐसा था कि जो हमारा देश है, भारत एज ए स्टेट, इंडिया क्या है, इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सरकार की क्या विचारधारा है, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये जो नक्सल मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं वो ईजिली ट्राइबल लोगों को ब्रेन वॉश कर देते थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, राइट, रिक्रूटमेंट होती थी, सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक डिक्लाइन हुई है, और उसके पीछे भी हमने एक रीज़न, इससे पहले की डिस्कशन में हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखा था कि एक तरफ आपको क्या करना है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो हैं उनको कंटिन्यूएशन में रखना है, और दूसरी तरफ आपको वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो उठाने हैं। ये जो कैरेट्स एंड स्टिक्स वाली जो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक,
कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब ये है, कैरेट यानी कि आप समझ लीजिए कि वेलफेयर मेजर्स, आप उनको सारी फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं मान रहे तो फिर उनको सिक्योरिटी ऑपरेशंस के माध्यम से हंट डाउन किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इसने अपना एक रिजल्ट जो है वो क्रिएट किया है। द पॉलिसी ऑफ एनहिलिएशन रिस्क एलिनेटिंग ट्राइबल पॉपुलेशंस डिस्पाइट ऑपरेशनल सक्सेसेस। एक जो अभी चैलेंज है दैट इज़ के जो बड़ा रिस्क है दैट इज़ के रिजेंटमेंट ना हो, राइट अगर फैसिलिटीज़ मिलेगी, वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली ट्राइबल लोग जो हैं दे आर रेडी टू क्विट नक्सलिज्म। कितने सारे सीनियर जो माओइस्ट लीडर्स हैं उन्होंने सरेंडर किया है, राइट पहले वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, नाउ दे आर रेडी टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, राइट। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है माओविज्म का, इट इज़ इटसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। वी हैव टू क्रिएट प्रेशर कि जो अभी जो माओविज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को छोड़कर मेन स्ट्रीम में ज्वाइंट हो जाए। एंड अगेन उसके लिए डेवलपमेंट प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक इसलिए था ये क्योंकि इससे पहले हमने इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये जानते हैं कि इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जोर दिया जाता है तो दैट इज़ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, राइट। ये एक रेयर स्किल है, हाईली वैल्यूड है। आज से 50 साल पहले भी इस स्किल की वैल्यू थी, आज के 50 साल के बाद भी इस स्किल की हमेशा वैल्यू रहेगी। उसके पीछे भी जो हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें। आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल्स बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर कि ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज़, इसका जो वाई है वो बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर आपको मसाला टॉपिक्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, राइट। अगर कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है तो उनको यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन यस, आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो बूस्ट करे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो हर रोज़ हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो रफली स्पीकिंग अगर आप इनको 26 डेज के साथ भी कैलकुलेट करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 एंड हाउ मेनी समवेयर अराउंड 105 टॉपिक्स, राइट। 100 से ज़्यादा टॉपिक एक महीने के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। हो सकता है कि एक टॉपिक जो है वो दूसरी बार भी आए। फॉर एग्जांपल ये नक्सलिज्म वाला जो टॉपिक है वो कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन कल जो हमने पॉइंट्स देखे थे उसके कंपैरिजन में कुछ ऐड ऑन पॉइंट्स हुए हैं। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर है तो उसके बारे में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी और हो सकता है आगे भी करें। तो ऐसे टॉपिक्स कुछ होते हैं, ऑन गोइंग इश्यूज़ होते हैं, ऑन गोइंग टॉपिक्स होते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स की और ज़्यादा गहराई में हम जाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल करके आपको समझाया जाता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही इस सीरीज़ को हमने डिज़ाइन किया है, राइट। मूविंग ऑन टू सेकंड टॉपिक, हाउ डज द US government's action against Harvard reflect a challenge to institutional autonomy and pluralism? Discuss। देखिए, यूएसए की सरकार जो है वो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर नए नए प्रेशर्स जो हैं वो क्रिएट कर रही है। एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और दूसरी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमेशा से मीन्स वन ऑफ द रीजंस ये जो हार्वर्ड हैं, देयर आर सो मेनी MIT एक्सेट्रा, राइट, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, तो ऐसे टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ है यूएसए की, तो इनको आईवी लीग कहा जाता है। तो ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इतनी इलीट या फिर इतनी टॉप पर इसीलिए है क्योंकि इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ ये ऑटोनोमियस है। ऑटोनोमियस यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। सरकार आकर कुछ कहेगी और यही चीज़ ये करेंगे ऐसा नहीं है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। और ऐसा होने की वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ के टॉप लीडरशिप में आपको देखने को मिलेगा। सेम थिंग गोज विद स्टूडेंट्स एज वेल, आपको उसी प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड कल्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये टॉप पर पहुंची है। सरकार अगर कहती रहेगी कि ये करो वो करो तो फिर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई सारी सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या होता है,
जो वाइस चांसलर्स होते हैं, ज़्यादातर वाइस चांसलर्स, आई एम नॉट सेइंग सारे, लेकिन ज़्यादातर वाइस चांसलर्स के केस में क्या है, जो आपके राज्य के गवर्नर हैं वो वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, एज यू नो, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाती है। ये तो एक रियल बात है ना, ये तो एक ग्रास रूट रियलिटी के साथ जुड़ी हुई बात है, सत्य हकीकत है ये, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कुछ पॉलिटिशियंस जो है, सीनियर पॉलिटिशियंस को गवर्नर बनाती है। और फिर यही गवर्नर जो हैं उन सारे प्रोफेसर्स या उन सारे एकेडमिशियंस जो होते हैं जिनका झुकाव उनकी पार्टी की तरफ रहता है, तो उनको फिर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर बनाते हैं। तो ऑन पेपर भले ही गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो, लेकिन वी कैन नॉट से कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी सरकारी वो ऑटोनोमियस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। मेरे तो कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़। और अगर मैं ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो मैंने पढ़ाई भी, जो मास्टर्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे इंग्लैंड में से किया है, तो आई नो, आई हैव बीन देयर, राइट। मैंने 2 साल से ज़्यादा का वक्त वहाँ पर बिताया है, तो आई नो कि किस प्रकार का कल्चर रहता है वहाँ पर, क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रोफेसर्स का रवैया कैसा रहता है। ह्यूज डिफरेंस, राइट। वहाँ पर ऐसा कोई आपको घमंड देखने को नहीं मिलेगा कि मैं भाई इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ, इतनी किताबें लिखी हैं, मैं पीएचडी किया हुआ, ये वो एक्सेट्रा, नहीं। आपको ये चीज़ मीन्स, क्योंकि जिनको जेन्यूनली पढ़ाना है, जिनको जेन्यूनली एजुकेशन में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो सरकार जब इंटरफियर करती है, जब इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी जो है उसको छीनने की या फिर उसको कम करने की कोशिश करती है, तो फिर जिस विजन के साथ वो यूनिवर्सिटी ऑपरेट होती है, वो विजन से उसको भटकाया जाता है या फिर वो साइड ट्रैक हो जाती है। फिर हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज प्लूरलिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, प्लूरलिज्म का मतलब यहाँ पर ये भी है कि अलग अलग प्रकार की विचारधारा जो हैं वो सारी विचारधारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओपनली चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी, ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा होगा, राइट। डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगेन सरकार जब हस्तक्षेप करती है तो ये चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो यूएसए की सरकार ने अलग अलग पैतरे अपनाए हैं। एक तो है कि भाई आप पर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर आपका जो फंड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, लेट्स से कि आपने क्यूरियसली एजुकेशन में पढ़ाई की, फॉर आई एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। ऐसा आई डोंट वांट टू डू इट, मीन्स अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ओके, क्यूरियसली का एग्जांपल नहीं दे देते हैं वरना फिर गलत मैसेज पहुँच जाएगा। हार्वर्ड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हार्वर्ड में से आपने पढ़ाई की और आपने बहुत बड़ी कंपनी खोली एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो आप सोचेंगे कि भाई मुझे यार यूनिवर्सिटी ने इतना दिया है, आई वांट टू गिव बैक टू माय यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लेट्स से इलॉन मस्क की तरह इतने फेमस हो गए या फिर इतने पैसे वाले हो गए, तो यू विल थिंक आई विल गिव $5 billion टू माय यूनिवर्सिटी, तो यू कैन डू दैट। तो हार्वर्ड के पास कितना फंड है पता है? $55 billion, राइट। अभी पाकिस्तान को आईएमएफ ने कितने दिए? 1.5, और उसमें पाकिस्तान पूरा खुश है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास $55 billion है, जस्ट इमेजिन। तो इनके फंड्स को फ्रीज करने की बात है। फिर एक दूसरा जो एक बहुत ही डेंजरस मूव लिया है वो ये है कि जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनको आप एडमिशन नहीं दे पाएंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव, ऐसी बात जो है वो सरकार ने फोर्स की है हार्वर्ड पर। तो इससे अमेरिकन हायर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी इमेज एज ए कंट्री, रेप्यूटेशन ख़राब होगी। देखिए, अमेरिका के बारे में एक लंबे समय से मेरी ये मैं ये मानता था एक लंबे समय से कि अमेरिका की जो रियल ताकत है दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो तो है ही, डेफिनेटली है, बट पहले मैं ये मानता था दिस इज़ नंबर 1, बट आज मेरा ये मानना है दिस इज़ नंबर 2। नंबर 1 जो अमेरिका की ताकत है दैट इज़, अमेरिका जो है वो ब्रेन गेन में बहुत अच्छा रहा है। पूरे अमेरिका के इतिहास को देखेंगे आप, अमेरिका को समझेंगे, देन यू विल फाइंड दुनिया के सारे बेस्ट टैलेंट्स जो हैं उनको अपनी तरफ पुल करने की क्षमता ये देश ने रखी है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर के टॉप लेवल के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर
जो बेस्ट ब्रेन्स हम कहते हैं वो हार्वर्ड में जाना चाहते हैं, हार्वर्ड में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो अमेरिका की एक सबसे बड़ी ताकत है, आई डोंट नो हु इज गाइडिंग ट्रंप साहब टू डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन पर्सनली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, नंबर वन ब्रेन गेन, एंड नंबर टू जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन करेंगे तो ब्रेन गेन नहीं होगा, और फिर आप हार्वर्ड पर ये सारी चीज़ें, ऑटोनॉमी और ये सारी चीज़ों पर आप हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो R&D और इन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगी। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो कहता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। सो रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड थ्रेटन्स ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज क्रिएशन। कितनी सारी चीज़ें हार्वर्ड ने दी हैं हमें, इससे पहले की डिस्कशन में हमने पूरा लिस्ट भी देखा था, याद होगा आपको, कि कितने सारे इनोवेशंस जो हैं वो हार्वर्ड की वजह से हुए हैं। तो दुनिया भर के आप समझ लीजिए 6,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इनमें से 750 जो हैं वो तो भारत के स्टूडेंट्स हैं, ये सब प्रभावित होंगे। Trump's campaign against Harvard reflects an authoritarian playbook targeting institutions. वो क्लियरली यहां पर तानाशाही कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर यूएसए, राइट। और हार्वर्ड पर यह इल्ज़ाम लगाना कि आप एलिटिस्ट हैं, आप एक्सक्लूजनरी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको ही नुकसान पहुंचाएगी। हार्वर्ड ने तो केस फाइल किया है, जो फंड फ्रीज किया है सरकार ने, हार्वर्ड का जो फंड, ये $55 बिलियन का फंड बताया ना, तो इस फंड को फ्रीज किया जो है, तो ये इस पर केस भी फाइल किया है। और अब ये जो वीज़ा बैन की बात है कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देना, तो इस चीज़ को लेकर भी हार्वर्ड जो है वो केस फाइल करने वाला है। तो कोर्ट, मुझे लगता है यहाँ पर क्लियरली कोर्ट जो स्टेटमेंट या फिर जो जजमेंट देगी दैट विल बी इन फेवर ऑफ हार्वर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस, चाहे ये फंड फ्रीज वाला केस हो, चाहे वीज़ा का केस हो, लेकिन जो डैमेज हुआ, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो ट्रस्ट है सरकार पर, ये जो डैमेज हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यूएसए। द अटैक ऑन हार्वर्ड हैज़ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल परसेप्शन। Moving on to next topic, dear friends, this one is about English, or to be precise, the role of language. Critically evaluate the role of language in diplomacy and its impact on international relations. 1983, September to be precise, September 1983 की वो एक रात जब मॉस्को में एक मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, मॉस्को से कुछ 100 किलोमीटर दूर, राइट, तो मॉस्को के नज़दीक ये जो एक सोवियत मॉनिटरिंग स्टेशन जो था उस समय पर, उसके सुपर कंप्यूटर में कुछ फ्लैशेस आने लगी। ये फ्लैशेस इस बात की थी कि यूएसए ने 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया है। ऐसी चीज़ 1983 में इस मॉनिटरिंग स्टेशन के सुपर कंप्यूटर में ऐसे अलर्ट्स आने लगे कि 5 ICBM जो है वो हमारी तरफ आ रही है। तो उस समय पर ये सोवियत यूनियन क्या करता, याद रखिए कोल्ड वॉर का समय था, ये शीत युद्ध चल रहा था, तो फिर कहा चलो लगाओ हमारी भी मिसाइल्स, हमारी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दो यूएसए की तरफ। उस समय पर एक ऐसा व्यक्ति, स्टैनिस्लॉव पेट्रोव, रशियन थे ये, उन्होंने अपनी अकल लगाई और कहा कि भाई डोंट डू दैट, देखते हैं, एनालाइज करते इस चीज़ को। फिर पता चला कि जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इस चीज़ की वजह से ये जो सुपर कंप्यूटर है उसको एक गलत मैसेज मिल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कंप्यूटर को कि भाई मिसाइल्स आ रही हैं, लेकिन मिसाइल्स नहीं थी। तो ये स्टैनलिव पेट्रोव की शुद्ध बुद्धि की वजह से ऐसा हुआ कि यूएसएसआर ने यूएसए पर हमला नहीं किया। तो इस प्रकार के जब इंसिडेंट्स होते हैं, जब मिसकम्युनिकेशन होता है,
दिस इज द डेंजर ऑफ मिसकम्युनिकेशन. अगर ये चीज़ हो जाती ना 1983 में, तो आपको थोड़ा एक्साजरेटेड लगेगा, लेकिन दुनिया तबाह हो जाती, दुनिया ख़त्म हो जाती. थैंक्स टू स्टेनिस्लाव पेट्रोव कि उन्होंने ये नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी अक्ल लगाई. तो एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ने से बचाया पेट्रोव ने. और दिस इंडिकेट्स कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, इसकी वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हो जाते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न कि डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के एरिया में क्लियर कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अभी पोज किया है. तो हमारी जो एक ग्लोबल आउटरीच की टीम जो 33 देशों में जाने वाली है, तो इसकी शुरुआत हो गई. जापान और यूएई से इसकी शुरुआत हुई है. तो ये हम क्यों कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस थिंग फॉर इफेक्टिव मैसेजिंग. हमें क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं. और जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन के लिए भाषा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और भाषा जो है उसके लिए मैं थोड़ा और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग. जनरली जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात आती है, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर और ऑनलाइन कोर्सेज एंड देयर आर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. अनफॉर्चुनेटली हम एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, एंड दैट इज लिसनिंग. मैं अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुनेंगे ही नहीं, तो मैं कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा. कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा. एंड व्हेन यू गाइज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन सेइंग थैंक यू, सेइंग जय हिंद, तो भले ही वो आपने 3-4 शब्द लिखे हैं, बट आपने एक कम्युनिकेट किया और मैंने उसको पढ़ लिया, एंड देन आई गॉट द मैसेज. तो इससे कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है. इट्स ऑलवेज टू वे स्ट्रीट. एक तरफ कम्युनिकेशन अगर जा रहा है, तो कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो फिर अगेन. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, तो दैट इज लिसनिंग. उसके बाद आई वुड से स्पीकिंग आता है, लेकिन हम स्पीकर्स को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट लिसनर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, अब जब हम ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी की बात करें, तो एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग होता है, तो दैट इज़ इंग्लिश. हमारे देश में कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ी भाषा में कुछ नहीं है. देखिए, हमारी जो भाषा है, फॉर एग्जांपल मेरी मदर टंग गुजराती है, तो आई लव गुजराती लैंग्वेज, राइट. वो मेरी मदर टंग है, इट्स नेचुरल कि मेरा एक गुजराती भाषा की तरफ वो एक बायस रहेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं भोजपुरी भाषा को नफरत करूं. मुझे भोजपुरी नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका विरोध करने लगूं. मुझे तमिल नहीं आती, तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है. डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंग्लिश का ही इस्तेमाल होता है. दुनिया में 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, राइट. और 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है. इंग्लिश बोल के आप कहीं पर भी लगभग आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. इंग्लिश टूटा फूटा भी आपको आता है तो चलेगा, लेकिन आना चाहिए. आज के समय में इसकी ज़रूरत है. जब टाइप में से कंप्यूटर्स आए, टाइपराइटर में से, तो बहुत सारे लोग कहते थे भाई हमें कंप्यूटर में मूव नहीं होना है, वी आर हैप्पी विद टाइपराइटर. ये क्या स्क्रीन के सामने बैठना. लेकिन आज क्या हुआ, देखिए कहाँ पर देखा आपने टाइपराइटर. समय के साथ भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, समय के साथ जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के हिसाब से वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ. हमें इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. आज एआई आ गया, आप कहेंगे कि भाई मैं एआई नहीं सीखूंगा, आई डोंट वांट टू यूज़ इट, तो चलेगा नहीं चलेगा. यू हैव टू लर्न इट. समय के साथ आपको सीखना पड़ेगा. सो दिस इज द थिंग. तो इंग्लिश समझना सीखना इट्स अ वेरी गुड थिंग. उसमें कोई गलत चीज़ नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि हम हमारी भाषा को छोड़ दें. हमारी भाषा भी आनी चाहिए, और
हम हमारे देश में तो एक जो खूबसूरती है हमारे देश की, दैट इज़ कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। अब हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने कोई ऐसे अलग से कोर्स नहीं किया। हमारे यहाँ पर तो सभी गुजराती ही बोलते हैं। फिल्में देख देख कर हिंदी हमने, गुजरात की ये रियलिटी में बता रहा हूँ, दूसरे राज्यों की मुझे नहीं पता। गुजरात में जितने लोगों को हिंदी आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉचिंग फिल्म्स और प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न। वहाँ से हमने ऑटोमेटिकली हिंदी समझना सीख लिया। फिर जब आप बोलने लगते हैं तो थोड़ा बहुत आपको गुजराती का टोन, वो एक जो एक्सेंट है, उसकी जो एक ब्यूटी है वो आती है उसमें, तो इट्स अ गुड थिंग। उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं। इफ़ यू, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंडियन एक्सेंट हैं आपके, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप हिंदी बोलते हैं और आपके उत्तर प्रदेश के या फिर साउथ इंडिया के एक्सेंट्स उसमें हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। जिन लोगों को अपने एक्सेंट से शर्म आती है, मुझे लगता है कि दे आर रियली इग्नोरेंट, वो मूर्ख होंगे वो लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांस का व्यक्ति अगर अंग्रेज़ी बोलेगा तो आपको उसमें फ्रांस का एक फ्रेंच एक्सेंट देखने को मिलेगा, तो उसको शर्म नहीं आती है। ये चीज़ें हमारे अंदर ही ठूसी पड़ी है। तो एनीवे, इंडियाज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनहेंसिंग सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। हमारे देश में 140 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है उससे डबल ये साइज़ है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ नमस्ते लंदन वाला वो फेमस डायलॉग। तो इट्स ए गुड थिंग कि हमारे यहाँ पर ये बोली जाती है ये भाषा, और सीखनी भी चाहिए। जिनको नहीं आती है तो स्टार्ट लर्निंग, एंड आई एम श्योर यहाँ वीडियो देखने वाले सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी समझते भी हैं। यू नो हाउ टू राइट, यू नो हाउ टू स्पीक। स्पीकिंग में शायद वो कॉन्फिडेंस ना हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। रिमेंबर, आप बेवकूफ़ है इसलिए ऐसा नहीं है, आपका दिमाग थोड़ा कम चल रहा है ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, मैम आई एम श्योर अगर आपको अभी 2-3 सालों के लिए इंग्लैंड भेजा जाए तो आप मस्त इंग्लिश बोलने लगेंगे, क्योंकि पूरा दिन आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, फिर सपने भी अंग्रेज़ी में ही आएंगे। यू नो, तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम जीने लगे तो इट बिकम्स वेरी ईजी। तो ये जो हमारे देश का अंग्रेज़ी के साथ एक जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है, इट कैन एक्ट एज ए सॉफ्ट पावर to, and it can, you know, for boosting media, for diplomacy, for business, everything. Moving on to next topic. How does the lack of pedestrian infrastructure impact road safety and urban development in India? Discuss है ही नहीं क्या पेडेस्ट्रियन। देखिए कहीं पर हमारे राजकोट में आप आइए तो पेडेस्ट्रियन पूरी ऐसी जो बनाई है बहुत खूबसूरत है। जो रोड है, मेन रोड है हमारा 150 फीट रिंग रोड बनाया जो है, तो इस रिंग रोड के दोनों साइड आपको पेडेस्ट्रियन ऐसे लेन्स मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको मोटरसाइकिल्स देखने को मिलेंगे। कोई लोग एसयूवी भी ऊपर चढ़ा देते हैं, पार्क कर देते हैं, राइट। जो चलने वाले लोग हैं उनको डर डर कर चलना पड़ता है, और जो मोटरसाइकिल लेकर उसी साइकिल और पेडेस्ट्रियन लेन में चलाते हैं, दे आर गोइंग फुल स्पीड जा रहे हैं। तो रोड सेफ्टी की क्राइसिस तो है ही, इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की है। 2019 से लेकर 23 के बीच में जितने एक्सीडेंट्स हुए उसमें से 1.5 लाख तो पेडेस्ट्रियन मर गए हमारे देश में। तो एक बेसिक जो फैसिलिटी है उसकी कमी है। फुटपाथ्स इन इंडियन सिटीज आर पुअरली डिजाइंड, मेंटेन्ड एंड यूटिलाइज्ड। महाराष्ट्र सबसे आगे है पेडेस्ट्रियंस में, पेडेस्ट्रियन लेन में 73% है। लेकिन डोंट टेक दिस नंबर, ये पेपर पर अच्छा लगेगा 73%, वाह, लेकिन वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। डिज़ाइन, मेंटेनेंस और यूटिलिटी जो है वो बहुत ही ख़राब है। जब जितने देशों में पेडेस्ट्रियन लेन्स होती हैं, यानी कि फुटपाथ जिसको हम हमारे देश में कहते हैं, राइट, फुटपाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, वहाँ पर लाइट हैं फॉर एग्जांपल, तो रात को भी आप जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर क्राइम कम होता है। फिर लोग ज़्यादा चलने लगते हैं, चलेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। दूसरी एक चीज़, जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बड़े शहरों में रहते होंगे, क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है? ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, हमारे ही राजकोट में ही ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत फेमस है, इंदिरा सर्कल, राजकोट में।
इट इज़ ए वेरी प्राइम प्रॉपर्टी, राइट, प्राइम जगह है ये, राइट। ये क्रॉस रोड है, ऐसा इंदिरा सर्कल है, ऊपर भी ब्रिज जा रहा है और नीचे ऐसे यहाँ पर इंदिरा जी का पुतला है यहाँ पर। तो ये जो दुकानें हैं ये करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, राइट, यहाँ सारी जगहों पर। ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब से ये ब्रिजेस बने हैं और ट्रैफिक जितना बड़ा है, आप वहाँ पर रुक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 100-200 मीटर तक लंबी ट्रैफिक की लाइन होती है। कोई उतर कर आपकी दुकान पर नहीं आएगा। कोई अगर लेना भी चाहेगा तो दे विल अवॉइड, जैसे कहीं और से ले लेंगे यार यहाँ पर। तो आप सोचिए, ये प्राइम प्रॉपर्टी देकर जो लोकल बिजनेसेस जो होते हैं ना, उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब ट्रैफिक बढ़ जाता है और लोग चल के घर के आजू बाजू भी नहीं जा पाते, तो ये अर्बन जो डेवलप्ड देश होते हैं, अगर डेवलप्ड टैग चाहिए तो एटलीस्ट 15-20 मिनट नज़दीक के एरिया में तो लोग आराम से चलकर जा सके। ये एक बहुत ही बेसिक पीपल सेंट्रिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारे देश में। हम पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए पेडेस्ट्रियन या फिर फुटपाथ बहुत ही टिप टॉप होनी चाहिए। लेकिन ये माइंडसेट जो है, ये पूरा ग्रे एरिया में ये चीज़ पड़ी हुई है। इसके बारे में ना तो अथॉरिटीज़ को पता है, ना तो म्यूनसिपैलिटीज इस पर इतना कोई काम कर रही है, कुछ नहीं है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जो शहर हैं वो उतने खूबसूरत जो हम देखते हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो उस लेवल के कभी होंगे ही नहीं। एक शहर जो है उसमें कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी कार्स हैं, उससे आप उसको विकसित नहीं कह सकते। इट्स लाइक कि एक परिवार के पास करोड़ों रुपए है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, लेकिन अच्छा परिवार की डेफिनेशन अलग है, एज वी ऑल नो। सेम थिंग गोज विथ आवर सिटी एज वेल। Moving on to last topic of the day, how does the lack of physical AI product limit the technology's potential in consumer applications? Discuss. As we all know कि कोई tangible product नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर कोई AI में भी चीज़ सर्च करते हैं तो ये एक जो सर्वर फार्म्स होते हैं वहाँ पर ये क्लाउड के माध्यम से इंफॉर्मेशन वहाँ पर पहुँचती है और ये कैलकुलेट करके सारे एल्गोरिथम्स चलते हैं और फिर आपको आंसर मिल जाता है। तो वी डोंट हैव एनी AI प्रोडक्ट, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेकर जॉन आइवी जो एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं और सैम एल्टमैन, आप जानते हैं इनको, अब ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, एप्पल एंड ये चैट जीपीटी, दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर डिवाइस। इसके लिए कुछ $6.5 बिलियन की ऐसी पार्टनरशिप जो है वो भी क्रिएट हुई है। तो अब देखते हैं किस प्रकार का प्रोडक्ट आने वाले समय में आएगा। हो सकता है कि स्मार्टफोन्स जो है वो भी चले जाएं, स्मार्टफोन्स की कोई ज़रूरत ही ना रहे, या फिर ऐसा ही कोई डिवाइस आ जाए जिसमें से आप जब नॉर्मल कीपैड वाले जब हम फ़ोन यूज़ करते थे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यहाँ पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, शायद आपको इसके बारे में पता हो, नो आई डोंट नो, बट लेट मी शेयर दिस थिंग विथ यू। जब कीपैड वाले फ़ोन मिलते थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फोन्स, दैट्स इट, सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई रिंगटोन, ये गाना वाना, ये कोई चीज़ नहीं, राइट। जब कीपैड वाले ऐसे फ़ोन मिलते थे तो उस समय पर एक वॉकमैन आता था। वॉकमैन यानी कि उसमें कैसेट या सीडी डालेंगे और फिर आप गाने सुन पाएंगे, राइट, ऐसी चीज़ आती थी। और फिर फिल्म देखने के लिए यू हैव टू, इंटरनेट के लिए यू हैव टू गो टू कंप्यूटर। फिर धीरे 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 चेंजेस आए और फिर सबसे बड़ा जो चेंज आया, रेडिकल चेंज जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज आईफोन। आईफोन 1 जो था, जिसका नाम ही आईफोन था, तो इसको 1 भी कह सकते हैं, आईफोन 1। आईफोन 1 को जब लॉन्च किया गया तब उस समय पर उस द गाय स्टीव जॉब्स, उन्होंने ये कहा कि आज हम 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हम नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों ने ताली बजाई। फिर उसने कहा कि हम क्या कहते हैं, आईपॉड लॉन्च कर रहे हैं, राइट, एक नया। उस समय पर फिर आईपॉड आने लगा था। जब आईफोन 1 लॉन्च हुआ उससे पहले आईपॉड मिलता था जिसमें आप गाने
डाउनलोड करके फिर गाने सुन सकते हैं। एंड उन्होंने कहा कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू डिवाइस जिसके माध्यम से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो लोग ताली बजाने लगे, सोचे क्या है होंगे ये 3 प्रोडक्ट्स। तो वेरी क्यूरियस कि क्या है ये। पता है दुनिया को उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया आईफोन। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप इंटरनेट भी इसी में से ही यूज़ कर पाएंगे। ना द वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि व्हाट रियली, एक ही चीज़ में सारी, एक ही फ़ोन में सारी चीज़ आ जाएगी। और आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मीन्स फिर उसके बाद सारी कंपनीज बना रही है ऐसी चीज़ें, राइट? स्मार्टफोन जिनको हम कहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील नाउ, लेकिन 10-15 साल पहले इट वॉज अ बिग डील। 15-20 साल पहले समथिंग इट वॉज अ बिग डील। वाओ, अब स्मार्टफोन की ऐसी एज शायद हो चुकी है। ये लोग अगर कोई नया ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो एआई पर चले, जिसमें आप कॉल भी कर पाएंगे, सारी चीज़ें जो स्मार्टफोन में करते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन अलग से, जैसे हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर लेता है, ऐसा ही एक डिवाइस होगा जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस 1 सेकंड में करके आपको सारी चीज़ें सिंपली बता पाए। आपका एक 24/7 असिस्टेंट, ऐसी कोई चीज़ ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बन गया तो अगेन दुनिया में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ओपन सोर्स एआई सॉल्यूशंस लाइक डीप सीक चैलेंजेस ट्रेडिशनल प्लेयर्स इन द एआई मार्केट। अब चाइना जो है उसकी भी ये डीप सीक आ चुका है, उनके पास भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है हुआवे, वो भी इसी कुछ दिशा में काम कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट these are the things that are just around the corner. The future of AI lies in bridging hardware software gaps and addressing energy challenges. Energy बहुत काफ़ी ज़्यादा चाहिए, बहुत पानी चाहिए, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ये एआई के सर्वर फार्म्स को ऑपरेट करने के लिए। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और जो अभी सॉफ्टवेयर ही चल रहा है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो गैप्स हैं ये फुलफिल होंगे तो एक नई चीज़ आ सकती है। So that's basically everything in today's discussion, my dear friends. I hope ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इतनी गहराई में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आपकी जो नॉलेज है उसमें वैल्यू एडिशन हर रोज़ हो रहा होगा, एंड आई एम श्योर यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ऑफ कोर्स वी नीड मोर स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस सीरीज. सो एज यू नो, all you have to do is hit the like button, keep sharing this video with your friends, family members, and I'm sure ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की, अगर आप जीपीएससी या फिर आरपीएससी या फिर जो भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप काम आएगी ये डिस्कशन, ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं. If you are just a curious person, if you want to know the most important things that are going around our world, उसमें भी ये चीज़ आपको काम आएगी. तो it's not just limited to student. Any person who wants to learn something new are more than welcome on Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.